Hello students, this is Rupali and this is your part 5 of surface chemistry 12th। ठीक है जी, आपकी लास्ट वीडियो में हमने होमोजेनियस कैटालिसिस किया था और उसके मैकेनिज़्म को स्टडी किया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, या कैटलिस्ट कैटालिसिस प्रोसेस को बोलते हैं। कैटलिस्ट जो सब्सटेंस काम कर रहा है उसको कैटलिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? जब आपका कैटलिस्ट और जो आपका रिएक्टेंट है दोनों का फेस डिफरेंट हो। मतलब आपका होमोजेनियस क्या था कि रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो आपका कैटलिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए, रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए, अगर रिएक्टेंट गैस है तो आपका कैटलिस्ट भी गैस होना चाहिए। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सपोज़ अगर मेरा रिएक्टेंट लिक्विड है तो जो मेरा कैटलिस्ट है वो सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस। क्लियर है? अगर आपका कैटलिस्ट यहाँ पर लिक्विड होगा उसको आप क्या बोलोगे फिर? होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? और उस कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस जो कैटलिसिस होती है इसमें जो आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, वो जनरली सॉलिड होता है और जो आपके रिएक्टेंट्स है वो जनरली क्या होते हैं? गैसेस होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको सरफेस कैटलिस्ट भी बोलते हैं या सरफेस कैटालिसिस प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका कैटलिस्ट सॉलिड है तो उसको हम सरफेस कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको सरफेस कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं या सरफेस कैटालिसिस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आपके जो कैटलिस्ट हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस में जनरली वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसलिए एग्जाम्पल देखेंगे हम। हाँ जी, इस कैटालिसिस प्रोसेस में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एक बार जब आपका पूरा सरफेस एरिया कवर हो गया ना, जब आपका पूरा कैटलिस्ट कवर हो गया आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, ठीक है, उसके बाद अब आप अपना रिएक्टेंट कितना भी बढ़ाते रहो, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं कि आपकी सरफेस खाली होनी चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका जो सरफेस है, जो आपके कैटलिस्ट का सरफेस है वो क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हैबर्स प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं N2 और H2 से। ठीक है, वो दोनों गैसेस हैं और आपका कैटलिस्ट क्या है? आयरन है। इसमें प्रमोटर भी एक यूज़ होता है ना, आपको मैंने सेकंड वीडियो में आई गेस करवाया था कि प्रमोटर्स क्या होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयरन आपका क्या है? कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर इसका प्रमोटर आपको याद है क्या था? मोलिब्डेनियम। ठीक है, कौन सा प्रमोटर था? मोलिब्डेनियम। हाँ जी, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रिएक्टेंट्स आपकी गैसियस स्टेट में है और कैटलिस्ट आपका कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है एक, जिसमें हम SO3 बनाते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड से। और इसमें कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं? वेडेनियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। क्या बोलते हैं इसको? वेडेनियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इसमें भी देखो आपके रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में है और आपका जो कैटलिस्ट है वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, थर्ड आपकी एग्जांपल क्या है? मिथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एज अ प्रमोटर।
ठीक है। और आपकी फोर्थ एग्जांपल है, उसमें क्या बना रहे हैं, अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। अमोनिया भी आपकी गैशियस फॉर्म में है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपका गैशियस फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आपका कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम। क्या है आपका कैटलिस्ट यहाँ पर, प्लैटिनम। क्लियर है। इन चीज़ों को याद रखना है जी। देखो जैसे आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ओसोल्ड प्रोसेस है फोर्थ वाला आपका, ठीक है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रही है उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जब आपके वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या आपके मल्टीपल्स आते हैं, तो उन सब में ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप जो होमोजीनियस लिखा हुआ है ना, अब वहाँ पर हेट्रोजीनियस कर लो। ठीक है, लिखा हुआ है ना थ्योरी ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस की जगह यहाँ पर हेट्रोजीनियस कर लो। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस की थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले है आपकी ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी, एक पुरानी एड्जॉर्प्शन थ्योरी है जिसमें क्या बिलीव किया जाता था कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैशियस स्टेट में हैं, ठीक है, और वो सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, सॉलिड सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और आपका जो रिएक्शन का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये पुरानी एड्जॉर्प्शन थ्योरी है आपकी। नेक्स्ट है आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या है, क्या जैसे आपका एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है, दोनों कंबाइन करेंगे कैटलिस्ट के साथ, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, फिर डीकम्पोज होकर क्या देंगे, हमें प्रोडक्ट देंगे और हमारा कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर है। देखो जो आपकी ओल्ड एड्जॉर्प्शन थ्योरी है उसमें कैटलिस्ट की कोई भी बात नहीं की गई है। जो आपकी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी है, ठीक है, उन्होंने इन बिटवीन कहीं भी बात नहीं की है कि दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे आपके ए और बी। ठीक है, तो दोनों थ्योरीज़ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी, अपने आप में कंप्लीट नहीं है ये दोनों थ्योरीज़। इसलिए आपके पास एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ये जो आपकी थ्योरी है ये इन दोनों जो ऊपर वाली थ्योरीज़ हैं उनका कॉम्बिनेशन है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि आपकी जो कैटलिस्ट की सरफेस है उसके ऊपर क्या होती हैं, फ्री वैलेंसीज होती हैं, या बोल सकते हो कैटलिस्ट के ऊपर स्पेस बनी हुई है, छोटी छोटी स्पेसेस बनी हुई हैं जिसके ऊपर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर एड्जॉर्ब होंगे। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे वो एड्जॉर्ब होंगे, कैसे रिएक्शन होगी, कैसे वो फिर दोबारा से डिज़ॉल्व होंगे। ठीक है, इस थ्योरी ने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और कैटलिस्ट को भी बहुत अच्छे से उसने बताया कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैकेनिज़्म के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस, जो आपके कैटलिस्ट की सरफेस है उसके ऊपर क्या होंगे, डिफ्यूज़ होंगे। सपोज़ ये आपकी कैटलिस्ट की सरफेस है और जो राउंड राउंड है वो फ्री वैलेंसीज हैं। ठीक है, तो आपके ए प्लस बी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी सरफेस के ऊपर क्या हो रहे हैं जी, जाकर डिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद जो ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट के ऊपर क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे। तो देखो एड्जॉर्ब हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या बना लिया, आपके कैटलिस्ट के साथ एक बॉन्ड्स बना लिए हैं आपके कैटलिस्ट के साथ। क्लियर है, एड्जॉर्प्शन हो गई है। सेकेंड है, थर्ड आपका पॉइंट है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी और एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी। वो कैसी होगी, एक ऐसी इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगी। देखो जब आपका ए और बी जो रिएक्टेंट है उनका बॉन्ड कैटलिस्ट के साथ भी है प्लस एक दूसरे के साथ भी है, तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है आपकी। उसके बाद क्या होगा, अब जब ए और बी में बॉन्ड बन गया है, ठीक है, तो दोबारा से
ये क्या करेंगे, डिसॉप्शन करेंगे, प्रोडक्ट आपका डिसॉप हो जाएगा और आपकी सरफेस फिर से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी बिल्कुल। देखो कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो गया ना, और आपके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या कर गए, 5th पॉइंट में क्या बोल रही हैं, डिफ्यूज़ कर गए और दोनों में क्या बन गया जी, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। कैटलिस्ट के ऊपर आकर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बैठ गए, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, बॉन्ड बन गया, एड्जॉर्प्शन हो गया वहाँ पर, उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया, ए और बी में रिएक्शन हुई, उसके बाद आपका कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया और ए और बी में क्या बन गया जी, एक बॉन्ड बन गया और दोनों ने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर है? जो आपकी सॉलिड कैटलिस्ट हैं, मतलब यहाँ पर अभी हम जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना कि बेसिकली वो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले उसका फीचर है एक्टिविटी ऑफ एन कैटलिस्ट। ठीक है, बेसिकली कैटलिस्ट की एक्टिविटी, कैटलिस्ट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम इसमें, कि द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, कैटलिस्ट क्या कर सकता है, ये कैटलिस्ट की क्या एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ एन कैटलिस्ट। ठीक है, आपको पता है कि आपका कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन को 10 टाइम ज़्यादा मतलब एक्सेलरेट कर सकता है, या हम बोल सकते हैं कि अगर वो 10 घंटे में बन रही है आपकी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, आपका प्रोडक्ट 10 घंटे में बन रहा है, अगर आप उसमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो वही रिएक्शन 1 घंटे में हो जाएगी। समझ रहे हो एक्टिविटी की बात? ठीक है, स्पीड अप करेगा बेसिकली आपका कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, देखो H2 और O2 का मिक्सचर कहते हम कितने भी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन वही अगर आप इसमें प्लैटिनम डाल दो ना, तो ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाता है। मतलब अगर H2 और O2 के मिक्सचर में प्लैटिनम डाल दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट की इम्पॉर्टेंट, कैटलिस्ट का फीचर। ठीक है, एक बात हाँ जी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि देखो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट के साथ कैसा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बन रहा है आपके रिएक्टेंट्स का कैटलिस्ट के साथ, वो स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए कि बाद में वो टूटे ही ना। ठीक है ना, हेंस आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका बॉन्ड मॉडरेट होना चाहिए कैटलिस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। इसको ना आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड में जब H2 डाल दिया, ठीक है, और इसमें जब मैंने कॉपर डाला तो मेरे पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, वही जब मैंने सेम रिएक्टेंट्स में कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड डाल दिया तो क्या बन गया, मिथेनॉल। ठीक है, उसी सेम मिक्सचर में अगर मैंने निकल डाल दिया तो मेरे पास क्या बन गया, मीथेन। तो आप समझ सकते हो ना कि कैटलिस्ट की ये एबिलिटी है कि वो सेम रिएक्टेंट से भी, ठीक है, जब आप सेम रिएक्टेंट में डिफरेंट कैटलिस्ट डालोगे तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब हर कैटलिस्ट सिलेक्टिव होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देगा। क्लियर है, उसकी अपनी एबिलिटी है कि वो रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है आपका एसिटिलीन जो है, अगर आप इसमें प्लैटिनम डालोगे ना तब तो आपके पास क्या बनेगा, इथेन बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें लिंडलर कैटलिस्ट डालोगे, लिंडलर कैटलिस्ट जो होता है वो होता है पैलेडियम BaSO4, यहाँ पर 4 कर लेना, ठीक है, BaSO4 है यहाँ पर, BaSO4।
ठीक है। जब आप इसमें लिंडलर कैटलिस्ट डालोगे तब आपके पास क्या आएगा, इथीन आएगा। देखो रिएक्टेंट सेम है ना, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ कैटलिस्ट का डिफरेंस है, उससे हमें प्रोडक्ट भी क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका कौन सा फीचर है, सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट। ये जो आपकी सिलेक्टिविटी है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये अलग से फीचर लिखा हुआ है। ठीक है, बात वही है कि आपके जो कैटलिस्ट है हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, और फॉर अ गिवन सब्सटेंस हाँ जी, अ गिवन सब्सटेंस कैन एक्ट एज कैटलिस्ट ओनली इन पर्टिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, जो आपके पास सब्सटेंस दिया हुआ है जिसको आप कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हो वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ही यूज़ होगा। ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन में आप सेम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो और आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। क्लियर है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अ कैटलिस्ट इन वन रिएक्शन में फेल टू कैटलाइज अनदर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है ज़रूरी नहीं वो दूसरी रिएक्शन को भी कैटलाइज करे ही करे, स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में। जैसे अब देखो, अगर आप कार्बन मोनोक्साइड और H2 में कॉपर और जिंक ऑक्साइड डालोगे तब आपके पास क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा। ठीक है, सिर्फ कॉपर डालने से आपके पास मिथेनॉल नहीं बनेगा, आपको साथ में जिंक ऑक्साइड डालना ही पड़ेगा। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर लेमन की लैंग्वेज में समझाऊँ, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप बैट बॉल खेल रहे हो। ठीक है, अब जब आप बैट बॉल खेल रहे हो तो बॉल कौन सी शेप की होनी चाहिए, सर्कुलर शेप की होनी चाहिए ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रेक्टेंगुलर शेप की मतलब रेक्टेंगुलर शेप के साथ आप बैट बॉल खेलो तो आप नहीं खेल सकते ना। ऑब्वियसली आपको जो बॉल है वो क्या चाहिए, सर्कुलर चाहिए, स्पेसिफिक है वो चीज़ वहाँ पर। तो वैसे ही हर रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो आपकी अभी हमने थ्योरी की उसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं कि आपका जो कैटलिस्ट है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए हमें और बार बार रीजनरेट होता रहेगा। ठीक है, और ये आपकी रिएक्शन के एंड में रिकवर हो जाएगा, और स्पेसिफिक और सिलेक्टिव है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स देगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वही देगा। ठीक है, और इन्होंने हमें समझाया कि जो कैटालिटिक पॉइजन्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर ये प्रेजेंट हो तो आपके कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब ही नहीं होने देते, तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लेकिन ये जो थ्योरी थी इन्होंने कैटालिटिक प्रमोटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, पॉइजन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपना प्रमोटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कंप्लीट है और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट है, मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। अब आपका नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है उसमें हम एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो कैटालिटिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नीचे एक आईडी दी है और फ़ोन नंबर दिया है, उसके ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स।